हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमडी जनरल मेडिसिन। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं यह है सीकेडी बीमारी के बारे में, क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं किडनी फेल हो गया। और इसमें मुख्यतः दोनों ही किडनी फेल होता है। तो इससे कैसे बचा जाए, क्या करें, किस चीज़ का ध्यान रखें कि भविष्य में कि आपका या आपके परिवार में किसी का किडनी फेल नहीं हो, डायलिसिस नहीं कराना पड़े, है ना। बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डायलिसिस कराना पड़ता है। और परमानेंट इलाज तो है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाना, किडनी बदलवाना पड़ता है, जो बहुत कॉस्टली होता है। कोई किडनी देने वाला होना चाहिए, बाज़ार में नहीं मिलता है। तो ये सब अगर आपके पास पैसा भी है उसके बाद भी मुश्किलें आती है इलाज में, ऐसी बीमारी है। तो इस बीमारी से बचने का एक ही तरीका है, वो है कि आप इस बीमारी से का जो कारण है, जिस कारण से ये बीमारी होती है, उस पर रोकथाम कर लें तो आपको ये बीमारी होने का चांस मिनिमम है, कम है। 90% है कि नहीं होगा। 10% तो कुछ इडियोपैथिक कारण होता है जिसका आज तक पता ही नहीं चला है, उसकी बातें हम नहीं करेंगे। हम उसी का बात करेंगे जो अपने हाथ में है। तो पहला जो बीमारी है जिसके कारण पूरी दुनिया में आजकल किडनी की बीमारी बढ़े जा रहा है, उसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी। अगर आप शुगर पे कंट्रोल रखते हैं, सबसे अच्छा तो है कि आप शुगर होने ही नहीं दीजिए। लेकिन अगर आपके पास शुगर है तो आप कोई भी शुगर के डॉक्टर से, जिसमें मेनली आते हैं इंडोक्राइनोलॉजिस्ट, या जो डायबिटीज़ का कोई फेलोशिप किए हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आता है जो जनरल फिजिशियन है, जो सब चीज़ का इलाज करते हैं, एमडी मेडिसिन डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से आप जाइए। और जो चूरन, आयुर्वेद, झोला छाप, है ना, गारंटी वाला बाबा, इस सब के चक्कर में नहीं पड़िए और अपने शुगर को कंट्रोल रखेंगे तो आप बहुत लंबे समय तक किडनी डिजीज से बच जाएंगे। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आज न कल, है ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद आपको किडनी डिजीज होगा ही होगा, इसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप शुगर कंट्रोल में रखे हैं तो ये 5 साल 7 साल में नहीं होके 25-30 साल में होगा। तब तक आपकी एज जो है 70-80 चला जाएगा। तो इस हिसाब से डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। या अगर आपको डायबिटीज़ नहीं होए तो आप ऐसा काम करिए जिससे आपको डायबिटीज़ नहीं हो। तो डायबिटीज़ से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो है कि आप मोटापा कम करिए। दूसरा है कि आप सुबह रोज़ 40 से 45-50 मिनट का वॉकिंग करिए। डाइट में कैलोरी जो होता है, डाइट कितना ले रहे हैं और कितना श्रम कर रहे हैं आप, इसको बैलेंस रखिए। ये सब करने से आपका डायबिटीज़ नहीं अगर हो रहा है, और या है, तो दवा खा के कंट्रोल करिए। अगर आपका बहुत शुगर लेवल हाई है तो कभी कभी इंसुलिन भी लेना पड़ता है, वो भी लेना पड़े तो लीजिए, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि इग्नोर करेंगे डायबिटीज़ को तो वो आपको फिर किडनी, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं बॉडी में, हार्ट डिजीज भी होगा, ब्रेन का स्ट्रोक, लकवा होगा, साथ में किडनी डिजीज होगा ही होगा, आंखें खराब हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ को कभी इग्नोर नहीं करिए। नहीं तो भीतर भीतर बोला जाता है डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि पूरे शरीर को खा जाता है। इसीलिए इसको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप कंट्रोल वे में शुगर को रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कंट्रोल है, तो फिर चिंता करने की बात नहीं है। तो बहुत बहुत लंबा समय के बाद ये किडनी पे असर करता है। ये हुआ डायबिटीज़। दूसरा जो मुख्य बीमारी है और जिसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान है, वो है ब्लड प्रेशर की बीमारी। अब ब्लड प्रेशर की बीमारी मतलब जिसका ब्लड बीपी ज़्यादा है। तो मुख्यतः जो एक बीपी होता है वो 120/80 एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन एकदम फिक्स नहीं होता है। बीपी आम आदमी का भी फ्लक्चुएट होता है, 116 भी रह सकता है, 110 भी रह सकता है सिस्टोलिक बीपी, 122-24 भी रह सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आपका बीपी, सिस्टोलिक बीपी जो ऊपर वाला बीपी होता है, अगर वो 130 क्रॉस कर रहा है तो आपको पूरा अलर्ट हो जाना है। आपको किसी एमडी मेडिसिन डॉक्टर से, जनरल फिजिशियन से मिल के बीपी का कंट्रोल करिए। बहुत आसान है, बहुत सस्ता इलाज है ना। कहीं बहुत लोग क्या करते हैं आयुर्वेद के चक्कर में, मैं किसी पैथिक एलोपैथ हो होम्योपैथ को बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
बहुत सारे लोग जो है उसमें क्योंकि कहीं साधारण जगह से लेते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो डोज का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, क्या डोज में क्या लेना नहीं मालूम होता है, तो उसके कारण बीपी कंट्रोल नहीं रहता है। बीपी कंट्रोल नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल जब कोई और बीमारी बढ़ जाती है, किडनी फेल होने का जब लक्षण आने लगता है, जो किडनी फेल होने का क्या लक्षण है, पहले तो सूजन आता है, दोनों पैरों में सूजन आएगा, आँखों के पास सूजन आएगा, है ना, पेट में भी कभी कभी पानी हो जाता है, खून की कमी हो जाता है, थकावट होने लगता है, सांस फूलने लगता है ना। ये सब बहुत सारा लक्षण है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये सब जब चीज़ें होने लगती है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब पता चलता है इनका बीपी तो 180/100 है। तो बोलते हैं मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ कभी। इसलिए हर आदमी को 6 महीना में एक बार शुगर, 100 रुपया में खाली पेट शुगर का जांच होता है। खाली पेट का ही शुगर इम्पोर्टेंट है, एकदम खाली पेट में कराइए। अगर वो नॉर्मल है ना, अपने डॉक्टर से मिलिए, जानिए। और आप एक रफ आइडिया आपको दे देते हैं कि अगर आपका खाली पेट का शुगर 110 के नीचे है तो आपको घबराने का बात नहीं है। रात में आपने 8 बजे खाना खाया, सुबह में आपने जांच कराया 12 घंटा के बाद, और खाली पेट में बिना कुछ चाय पिए, और वो अगर 110 से कम है तो कोई चिंता का बात नहीं है आपको कहीं जाने की। अगर 110 से 125 के बीच है तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, आपको डाइट में मॉडिफाई करने का ज़रूरत है कि चीनी कम करना पड़ेगा। हाई कैलोरी डाइट जो होता है, राइस हुआ, आलू हुआ, चावल हुआ, ये सब कम करना पड़ेगा। और 125 क्रॉस कर जाता है खाली पेट तो उसको डायबिटीज कैटेगरी में आ जाता है। तब फिर इलाज के लिए, फिर इलाज वाला प्रोसेस अलग है, वो डायबिटीज़ वाला वीडियो में बात करेंगे। तो हमने दो बीमारी का अभी तक बात किया कि अगर आप शुगर कंट्रोल रखते हैं या शुगर होने नहीं देते हैं, उसी तरह बीपी कंट्रोल रखते हैं या बीपी होने ही नहीं देते हैं। बीपी कैसे नहीं होने देंगे कि अगर आपको बीपी नहीं है तो आप अगर नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अगर नमक ज़्यादा मात्रा में नहीं खा रहे हैं, नमक एक नॉर्मल क्वांटिटी में खाइए, और ज़्यादा आप जो फास्ट फूड का कल्चर है, फास्ट फूड खा रहे हैं, चाउमीन, बर्गर, न कभी अगर महीना में एक बार कोई खा रहा है तो अलग बात है। अगर बहुत रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, रेड मीट खा रहे हैं, मटन, चिकन हाई अमाउंट में, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी में, बार सप्ताह में 4 दिन 3 दिन ऐसे खा रहे हैं, तो चांस है कि आपका बीपी बढ़ सकता है। उस कंडीशन में आपका भविष्य में किडनी पे असर होगा। तो ये दो चीज़ें हुआ। तीसरा, कुछ कुछ और बीमारियां हैं जिस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में आपके माँ बाप को किसी को किडनी का बीमारी है, या एक एक बीमारी होती है ऑटोजोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये बीमारी है किसी को, तो आपको रेगुलर चेकअप कराना है। चेकअप क्या होता है किडनी का, 200 रुपये का जांच है। एक होता है सीरम यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन। ये दोनों में ज़्यादा वैल्यू, अगर एक कराना हो तो क्या कराएंगे, सीरम क्रिएटिनिन। अगर सीरम क्रिएटिनिन का वैल्यू आपका नॉर्मल है, 1.2 के नीचे है, तो इसका मतलब आपका दोनों किडनी सही सलामत काम कर रहा है। तो अगर किसी को फैमिली में किडनी का बीमारी है, यानी फैमिली का मतलब हुआ आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, उस समय आपको किडनी पर ध्यान देना है। हर 6 महीना में आप अपने किडनी का जांच करा के देखते रहिए, और अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है अगर सिस्टिक किडनी डिजीज हो अगर फैमिली में। तो ये हुआ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। और किडनी फेल होने का एक कारण होता है किसी को क्रोनिक यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब में इन्फेक्शन हुआ, है ना, बुखार आ रहा है, जलन हो रहा है, आपने आधा अधूरा ट्रीटमेंट किया। आप 4 दिन बुखार आ रहा था, 4 दिन दवा लिए, बिना कंप्लीट किए छोड़ दिया आप, बुखार ठीक हुआ, दवा छोड़ दिए, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे जो किडनी का इन्फेक्शन है वो क्रोनिक में बदल जाता है। क्रोनिक इन्फेक्शन में क्रोनिक सिस्टाइटिस हो गया, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो गया। इसके बाद भी जो है किडनी में किडनी डैमेज होने का डर होता है, और किडनी फेल होने का डर होता है फ्यूचर में। ये जो 4 कैटेगरी हुआ। एक और ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है कि जो एनसेड्स ग्रुप का दवा है, जो डिक्लोफेनेक, वोब्रेन, एसिक्लोफेनेक, है ना, ये ग्रुप का जो दवा है, ये अगर आप बार बार खरीद के खाते हैं दर्द के लिए, कई लोग सर दर्द के लिए, जॉइंट में पेन के लिए महीना 2 महीना तक दर्द का दवा खा रहा है, उस आदमी को भी बाद में एनाल्जेसिक इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी बोलते हैं इसको, कि दर्द के दवा खाने के कारण किडनी काम करना बंद कर दिया, और उसी को बोलते हैं किडनी फेल हो गया। कई ऐसे मरीज हैं जिसमें कोई कारण नहीं मिला, उसमें यही कारण मिला कि वो 5 साल से हर महीना 10 बार 20 बार
है ना, दवा खा रहे थे खरीद के, बाद में किडनी पे असर हुआ, क्रिएटिनिन बढ़ गया। अब इधर उधर कई लोग तो डायलिसिस कराते हैं, कई लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराए, और कई लोग नेचुरोपैथी और है ना आयुर्वेद के चक्कर में कि किडनी कम हो जाएगा, क्रिएटिनिन कम हो जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगा, अपना जान भी गंवा चुके हैं। तो इस पे अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको किडनी फेल होने का चांस कम रहेगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ बीमारी है जिसके कारण किडनी फेल होता है। जैसे एक बीमारी है ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें एसएलई एक बीमारी होता है। वो अपने हाथ में नहीं है, आप इसको नहीं रोक सकते हैं। ऑटो इम्यून है, किसको हो जाएगा, अपने इस ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि आपको जो प्रोटेक्ट करने वाला इम्यून सिस्टम आपके बॉडी में है वो आपके बॉडी के ऊपर ही अटैक कर दे और उसको डैमेज करना शुरू कर दे। उसी में एक बीमारी आती है एसएलई। एसएलई जो बीमारी है इसमें भी किडनी डैमेज होता है। तो इसका आप इसको रोक नहीं सकते हैं, अगर हो गया किसी को तो उसका इलाज कराना है। इसके अलावा एक रिस्क फैक्टर बुक में हैरिसन में लिखा हुआ है चाइल्डहुड ओबेसिटी। अगर आपका बच्चा बचपन में ही बहुत ओबेस है ना, 2 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल का है और ओवर वेट है, बाद में भले वो जिम करके स्लिम हो जाए, तो उसका भी चांस होता है क्रोनिक किडनी डिजीज होने का। एक और रिस्क फैक्टर है, अगर बच्चा जन्म के समय में उसका वजन कम है तो उसको भी किडनी डिजीज होने का चांस रहता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर साधारण भाषा में कैसे समझेंगे? सपोज करिए कि एक आदमी हाईवे पे 40 के स्पीड में बाइक चला रहा है और एक आदमी 120 के स्पीड में बाइक चला रहा है। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि एक्सीडेंट होने का जो चांस है वो 120 वाला में ज़्यादा है, 40 वाले में है लेकिन बहुत कम है। उसी तरह हर बीमारी का है, हार्ट का हो, किडनी का हो, कोई भी बीमारी में अगर रिस्क फैक्टर आपके पास है, आपके पास अगर डायबिटीज हो गया आप रोक नहीं पाए, हाइपरटेंशन हो गया आप इलाज नहीं कर पाए, आपके पास यूटीआई क्रोनिक हुआ है आप इलाज नहीं कराए, आपके पत्थर स्टोन किडनी में स्टोन बहुत दिन से पड़ा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, आप उसका इलाज नहीं कराए, है ना। इस तरह से अगर रिस्क फैक्टर को नहीं रोकेंगे तो बाद में वो बीमारी हो जाएगी। जैसे अगर आप 100 का स्पीड में बाइक चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस है, उसी तरह से शरीर में अगर आपका रिस्क फैक्टर है ना, इतनी सारी बीमारियां हैं तो किडनी का, हार्ट का, ब्रेन का सब बीमारी होने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा मैं एक और चर्चा करना चाह रहा था कि क्रोनिक डिजीज किडनी डिजीज से बचने के लिए शुगर, बीपी, इन्फेक्शन, स्टोन और दर्द का दवा, इसके अलावा एक होता है ओल्ड एज में, वो सिर्फ पुरुष में होता है। ये एक बीमारी होती है प्रोस्टेट की बीमारी। प्रोस्टेट की बीमारी पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर प्रोस्टेट बीमारी के कारण किसी का किडनी फेल हो रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, इसका मतलब नेग्लिजेंस हुआ है, आपने पहले छोड़ दिया, आपका पेशाब रात में बार बार हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है। ये जनरली 50 55 60 के बाद ये बीमारी होती है। तो अगर आपने उस समय अल्ट्रासाउंड अपना नहीं कराया, KUB एंड प्रोस्टेट, उसका दवा नहीं खाया, उसका प्रोस्टेट अगर किसी का बड़ा है तो एक दवा आता है जो बहुत फेमस है, आप सुने भी होंगे, यूरिमैक्स डी या उस ग्रुप का दवा, 1 महीना खा के छोड़ दिया, वो दवा लगातार खाना पड़ता है। तो प्रोस्टेट का जो साइज है ना, पेशाब रास्ता के पीछे में रहता है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा पेशाब रास्ता के पीछे वाला ग्रंथि, तो क्या करेगा, पेशाब जाने में रोकेगा, और जब पेशाब जाने में अड़चन करेगा तो बैक फ्लो के कारण उसका प्रेशर किडनी के ऊपर आएगा इधर, और उसके कारण किडनी डैमेज होता है। यानी जिस चीज़ को आप रोक सकते थे उसको आप नहीं रोके और किडनी फेल हो गया। जब किडनी बीमारी हो गया उसके बाद आए, बाद में उसका ऑपरेशन भी कराना पड़ा, किडनी पे भी असर हो गया। अच्छा बात है कि इस बीमारी का अच्छा इलाज है। अगर प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा के आप क्लियर कर लिए या कैथेटर लगा के पेशाब करवा दिए, है ना, बहुत दिन, कभी कभी 2 2 4 4 महीना पेशाब नली में कैथेटर लगा के रहना पड़ता है। ये मेनली जो है पुरुष का बीमारी है, महिला में जो प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे, ओल्ड एज में आप प्रोस्टेट का जांच हर 6 महीना में कराइए। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है, जो भी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, क्वालिफाइड MD रेडियोलॉजी या DNV रेडियोलॉजी, है ना, या DMRD रेडियोलॉजी, उनसे आप अल्ट्रासाउंड का साइज करवाइए, अपने फिजिशियन से मिलिए। और नहीं लक्षण है तो भी, अगर लक्षण है, उसका लक्षण होता है कि बार बार पेशाब हो रहा है फिर भी आपको फीलिंग हो रहा है पूरा मेरा जो पेशाब का थैली खाली नहीं हो गया, या रात में आपको 4 बार जगना पड़ रहा है, अगर आपका उम्र 40 45 के ऊपर है, तो इस पर ध्यान दे के आप प्रोस्टेट वाली बीमारी को रोकेंगे तो किडनी फेल होने से भी बचेगा।
तो ये था जानकारी कि किडनी फेल होने से बचने के लिए आप अपना और अपने परिवार का किडनी बचा सकते हैं। तो ये जो सेव योर किडनी, अपना किडनी बचाने वाला वीडियो है, ये अगर आपको पसंद आता है तो ये मेरा जो चैनल है जनरल फिजिशियन फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।